we'll be discussing the remaining part of the psychodynamic model of psychopathology. अब इस मॉडल का जो डिसिसिव थीम है वो क्या है? डिसिसिव मतलब वो जो थीम जो कि इस मॉडल को एक शेप देता है और इस मॉडल को डिफाइन करता है। वो कौन सा थीम, मतलब कौन सी वो बात है, कौन सा वो मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द जो साइकोडायनेमिक मॉडल है, जो साइकोडायनेमिक जो कि मॉडल जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी पर बेस्ड है, उस थ्योरी की धुरी क्या है? व्हाट इज द किंग पिन ऑफ दैट साइकोडायनेमिक मॉडल? तो इसका जो मेन थीम है वो ये है, द अनकॉन्शियस मटेरियल इफ नॉट इंटीग्रेटेड विद ईगो it leads to irrational and maladaptive behavior. साधारण शब्दों में, अगर आपका जो अचेतन मन के अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं, जो आपकी फोर्बिडन डिजायर्स हैं, हार्टफुल मेमोरीज हैं और अदर टाइप की जो आपकी विशेज हैं, ड्राइव्स हैं, इच्छाएं हैं आपकी, उन सब को किसी भी तरह से ईगो के साथ उसको नहीं इंटीग्रेट किया गया, उसका सम्मेलन ईगो के साथ नहीं किया गया, तो वो ये थियरी मानती है, ये मॉडल मानता है कि वो व्यक्ति के अंदर इररेशनल और मैलएडेप्टिव बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में मनोवैज्ञानिक विकार कहते हैं। अब इसको हम आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। सपोज कीजिए आपके मस्तिष्क में, जो सभी के पास है, बहुत सारे इररेशनल थॉट्स हैं, बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं होती हैं, वो दबाते रहते हैं उनको, या किसी और तरीके से उसको प्रोजेक्ट करते रहते हैं या डिनायल करते हैं। समथिंग वी कीप ऑन डूइंग विद योर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजायर्स, उनको हम करते रहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वो डिजायर्स, वो आपका अनकॉन्शियस मटेरियल काफी ज्यादा होता जाता है, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या करता है, उनको अपने ईगो के साथ इंटीग्रेट करता रहता है ऑटोमेटिकली। अगर वो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति के अंदर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आप देखेंगे हम कैसे करते हैं, तो ये थ्योरी ये मानती है कि जब भी कोई हमारे पास ऐसी घटना घटती है या कोई ऐसा विचार हमारे पास मन में आता है जो कि सही नहीं है या उस समय उसको एक्सप्रेस करना उचित नहीं है, तो उस विचार को कुछ समय के लिए हम रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने अचेतन मन में। बाद में उस थॉट को हम अपने आप सेल्फ काउंसलिंग करके अपने मन को समझा के कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, जो विचार आपके मन में आता उस व्यक्ति के प्रति ऐसा विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर हम दूसरे तरीके से उसको बोल के या हम सपनों के माध्यम से अपने ईगो के साथ उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और हमें अबनॉर्मलिटी नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति उसको नहीं कर पाते, वो डिजायर्स उसके मन में वो दबी रह जाती हैं और उसको वो कहीं पर भी किसी भी रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो ड्रीम्स हो, चाहे वो फ्री एसोसिएशन हो, या मुंह से बोलकर हम किसी के सामने उसको नहीं या दूसरे तरीके से उसको नहीं बता पाए, तो क्या होगा, स्लोली दैट विल लीड्स टू द maladaptive behavior or the abnormality or the psychological disorders. So this was the basis and this was the kingpin of the psychodynamic model of psychopathology. अब कल हमने दो की प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए थे, टुडे वी आर डिस्कसिंग द थर्ड की प्रिंसिपल गिवन बाय द साइकोडायनेमिक मॉडल इज द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। मतलब ये भी एक विकास प्रक्रिया होती है जो कि ये साइकोएनालिटिकल थ्योरी कहती है। ये सब स्टेजेस आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपके बेटरमेंट के लिए, रिवीजन के लिए या रेफरेंस के लिए मैं आपको एक बार इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव स्टेजेस, दैट इज द लिबिडिनल प्लेजर। मीन्स ये थ्योरी कहती है कि जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है उसका जो विकास होता है वो किसके कारण होता है, किसका परिणाम होता है, सक्सेसिव स्टेजेस। सक्सेसिव स्टेज का मतलब होता है एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है, दूसरी के बाद तीसरी स्टेज आती है, फिर चौथी स्टेज आती है, इस तरह से बोलते हैं सक्सेसिव स्टेज, एक के बाद एक। ठीक है, उसका परिणाम होता है
व्यक्तित्व का विकास। ये तीसरा की प्रिंसिपल है, ठीक है। अब वो जो सक्सेसिव स्टेजेस हैं, जो साइकोडायनेमिक मॉडल कहता है कि वो किस आधार पर बेसित होती हैं? लिबिडिनल प्लेजर, मतलब लिबिडो क्या है? सेक्सुअल फोर्स, एनर्जी है, उसका आनंद। लिबिडिनल प्लेजर इज द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, ठीक। यानी कि हर कार्य में, हर स्टेज पर व्यक्ति जब उसको अपने लिबिडिनल प्लेजर में कन्वर्ट कर लेता है, तो आप कह सकते हैं कि वो स्टेज का उसका डेवलपमेंट है वो सही हुआ है। ये बात करता है साइकोएनालिटिकल मॉडल, ठीक है। अब पहली स्टेज ओरल स्टेज, बच्चे की ओरल स्टेज आपको पता ही है, पहले 2 साल लगभग 24 महीने तक। उसमें क्या होता है? कोई भी चीज आएगी बच्चा मुंह में डालेगा, कुछ भी था। मेंढक भी कई बार बच्चे मुंह में डाल देते हैं, मुंह से उंगली डाल के उसकी मां निकालती है, जो भी हाथ में आए वो मुंह में डाल देते हैं। व्हाई इज दैट? तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि माउथ इज द इरोनियस जोन, मतलब मुंह के अंदर डालने से उस बच्चे को अपने जो ग्रेटिफिकेशन है, जो संतुष्टि है, वो मिलती है, जिसके कारण से वो ऐसी हरकत करता है। इसके बाद स्टेज आती है एनल स्टेज, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 to 3 years ऑफ एज। 2 से 3 साल की उम्र में ये चलती रहती है। जो एनल होता है, एनल का मतलब समझते हैं? एनएस, जो मल द्वार हमारा होता है, ठीक, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन की बात होती है, एक मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है। तो दैट मेम्ब्रेन इज द एरोनियस जोन, मतलब आप देखेंगे 2 से 3 साल का बच्चा फ्राइड के अनुसार टॉयलेट करने में बड़ा आनंद लेता है, ठीक है, उसको प्लेजर मिलता है उसमें, वो 2 से 3 साल का जब होता है। तो दैट इज नोन एज द इरोनियस, दैट एनल इज द इरोनियस जोन ऑफ दैट चाइल्ड। या अगर वो उसको अच्छे से आनंदित होकर मजे से अगर वो अपना स्टूल को पास करता है, यूरिन को पास करता है, पेशाब को या मल को अच्छे से वो पास कर लेता है सेटिस्फैक्टरीली, तो उसको इस स्टेज में जो उसका डेवलपमेंट है वो सही होता है, उचित होता है। ये साइको एनालिटिकल थ्योरी मानती है, ठीक। तो थर्ड इज द फैलिक स्टेज, ये चलती है 3 से 5 साल के बीच, almost 3 to 5 years of age. That is the self manipulation of genitals is the erroneous zone. क्योंकि 5 साल इस बीच, मतलब 3 से 5 साल के बीच में बच्चा जो है, जो उसके जेनिटल्स होते हैं, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान जो उसके जनांग होते हैं, जनांग, उनको वो मैनिपुलेट करता है, उनको, मतलब फ्राइडे कहते हैं, उनको बहुत अच्छे से वो साफ करता है, धोता है, उनको कभी कभी टच करके देखता है, तो उससे उसको आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है, एंड दैट पार्ट इज द इरोनियस जोन। ओके, ये थी फैलिक स्टेज। देन कम्स द फोर्थ स्टेज एज पर द साइकोएनालिटिकल थ्योरी, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी का मतलब होता है कुछ चीज छुपी हुई, कोई दबी हुई। ओके, तो ये शुरुआत होती है 6 से लगभग 12 साल तक, या प्रायर टू प्यूबर्टी, किशोरावस्था के शुरू होने तक ऑफ एज। नो इरोनियस जोन, वो कहते हैं कि इस अवस्था में कोई एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इरोनियस जोन नहीं होता, कोई ऐसी जगह नहीं होती शरीर की, बॉडी की, जिससे वो छूकर, जिसको अनुभव करके वो आनंद उठा सके। तो इसमें क्या करता बच्चा? इसमें जो अपना सारा चाइल्डहुड वो अपने खेलने में बिताता है। आप देखेंगे इस स्टेज में बच्चा 6 से 12 वर्ष की एज तक खूब खेलता है, दोस्त बनाता है, नई नई चीजें सीखता है, स्किल्स वो सीखता है, साइकिल चलाने उसको सीख लेगा, नई चीजें बनानी वो सीखता है। तो दिस मीन्स द इरोनियस जोन हैज बीन शिफ्टेड टू वेरियस एक्टिविटीज। जो उसकी लिबिडिनल एनर्जी होती है वो दूसरी वस्तुओं में अपने आप को ग्रो करने में, डेवलप करने में, इंटरपर्सनल रिलेशन बनाने में, नई स्किल सीखने में इस्तेमाल करता है, और इसी में उसको आनंद भी आता है, इसी में उसको मजा भी आता है। तो द नेक्स्ट स्टेज इज द जेनिटल स्टेज। तो जो जेनिटल स्टेज है दैट स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ योर प्यूबर्टी, अर्थात जब हमारे अंदर किशोरावस्था की शुरुआत होती है, तो फ्राइड कहते हैं कि उस समय शुरुआत होती है आपकी जेनिटल स्टेज की। ऑलमोस्ट 12 साल से ऊपर की बात शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? द मेन पॉइंट इज
बॉडी गेट्स चेंज्ड, आपके शरीर की बनावट में सिग्निफिकेंट सार्थक बदलाव आता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ वेरियस हार्मोन्स, जो कि आपकी जेनेटिक कोड में जो लिखा हुआ था, जो कोड आपको माता पिता से मिला था, उसके अनुसार, उसकी लिमिट्स के अनुसार आपके हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। आपके एनवायरनमेंट और खान पान भी उस पर उसको प्रभावित करता है। सारी चीजें उसको एक इफेक्टिव इन्फ्लुएंस करती हैं और फिर व्यक्ति का किशोरावस्था में बॉडी वेट शिफ्ट होने लगता है जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मसल्स डेवलप होने लगती हैं, साउंड चेंज होने लगती है, हाइट एकदम से ग्रो होने लग जाएगी, बॉडी हेयर, शरीर पर बाल उगने लग जाएंगे, मूछें, दाढ़ी, मतलब इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेंजेस दैट स्टार्ट अकरिंग दी इन दी एडोलसेंट एज, किशोरावस्था में वो शुरू होने लग जाते हैं। ठीक है, उसके अलग ही एक अलग टॉपिक है जो आपने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, तो कैसे कैसे इसमें बदलाव आते हैं और किस प्रकार से हमारी मानसिक जो हमारी अवस्था होती है उसको प्रभावित करते हैं। तो इस स्टेज में फ्रायड ये कहते हैं कि मुख्य रूप से बच्चा जो है अब वो किशोर हो चला है, अब उसका जो अट्रैक्शन होता है, जो उसकी लिबिडिनल एनर्जी होती है, दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी हेट्रोसेक्सुअल रिलेशंस, मतलब जो उसका जेंडर है, अगर वो लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्शन उसका होगा, अगर लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो वो जो हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं इसको, अपने से अपोजिट जेंडर की तरफ या सेक्स की तरफ अट्रैक्शन या उससे संबंध, तो इस प्रकार से अट्रैक्शन उसका उसमें होने लगता है और उसी में वो अपने जीवन का आनंद उठाता है, प्लेजर गेन करता है। तो ये था द थर्ड की प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिटिकल स्टेज। अब इसमें फ्रायड ये कहते हैं कि अगर किसी स्टेज में व्यक्ति का अगर करेक्ट डेवलपमेंट ना हो, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, तो व्यक्ति उसी स्टेज पर रिग्रेस होता है बाद में। सपोज कीजिए, इसका एग्जांपल देता हूं कि ओरल स्टेज में व्यक्ति का जो सकिंग का जो आइडिया है उसका, या उसका इंस्टिंक्ट है, उन चीजों को मुंह में लेना देना चाहता है, अगर आप बच्चे को बार बार वो मुंह में लेता है अंगूठा या कुछ, उसका बार बार छुड़ा देते हैं, तो फ्रायड कहते हैं कि उसका ओरल स्टेज पर डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है, और जब वो बड़ा होगा, जब उसकी पर्सनैलिटी उसकी ग्रो होगी, तो क्या करेगा, उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो ज्यादा खाना शुरू करेगा, विल ईटिंग मोर, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगा जिससे उसको मुंह में डालने वाली कोई बात हो, दैट इज फूड ओनली, जब उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने लगती है। तो वो क्या करता है कि फिक्सेशन हो जाता है, मतलब वो व्यक्ति अपने चाइल्डहुड स्टेज पर, ओरल स्टेज पर अभी भी फिक्स है, यानी कि साधारण सी बात में कहें, उसका जो बचपना है 0 से 2 साल का होता है, वो बचपना अभी गया नहीं है। तो उस स्टेज में आकर वो व्यक्ति उस बचपने को दिखाने लगता है, कुछ चीज ज्यादा अधिक खा के, क्योंकि उसको ओरल स्टेज में अपने इरोनियस जोन की कमी को पूरा करना है, और जिससे उसके व्यक्तित्व में पूरा विकास नहीं हो पाता है और वो अबनॉर्मलिटी शो करने लगता है। सेम कम्स विद योर एनल स्टेज एंड फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड द जेनिटल स्टेज। अर्थात सारी बात का सार ये है कि किसी भी स्टेज में व्यक्ति का अगर डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, तो वो कमी जब उसकी प्यूबर्टी के बाद वैसे अवस्था में आता है, जब उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है, तो वो उस समय उस वापस रिग्रेस करता उसी जगह पर आता है मानसिक रूप से, और वैसे ही वो उसी से संबंधित प्रक्रियाएं करने लगता है और अबनॉर्मलिटी को वहां पर वो शो करने लगता है। अर्थात अबनॉर्मलिटी का वहां पर जन्म होता है और व्यक्ति मानसिक विकार से ग्रसित हो जाता है। ये था थर्ड प्रिंसिपल साइकोडायनामिक मॉडल का। अब हम बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदु, यूं कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोडायनामिक मॉडल और की फीचर्स ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल के क्या मुख्य मुख्य बिंदु हैं, मतलब जितनी कहानी हमने पढ़ी अभी तक कल और आज में, उन सब को हम कुछ ही बिंदु में समेट रहा हूं आपके साथ। यहाँ पर मैंने ये इस जो ऊपर वाली बात अंग्रेजी में लिखी है, इसको हिंदी में भी लिख के दिया है ताकि आप उसको भाव को समझ सकें। शब्दों के अर्थ समझना जरूरी नहीं है, जरूरी है शब्दों में छिपे भाव को जानना।
क्योंकि जब आप उस भाव को जानेंगे तो वो भाव क्या होता है, आपके मन मस्तिष्क के साथ उसका जुड़ाव होता है और आप उसको गहराई से समझ पाते हैं और तभी आप उन चीजों को असल जीवन में उसका उपयोग कर पाएंगे। अर्थात यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द सेंटेंस, नॉट द मीनिंग्स। यस, इट्स इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो द मीनिंग्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। Okay, this model presents a negativistic and deterministic view of human behavior that minimizes rationality and freedom for self-determination। ये शब्द मैंने लिए हैं कोलमैन की किताब से। वो ये कहते हैं कि ये जो मॉडल है, साइकोडायनामिक मॉडल है, मानव व्यवहार के एक नकारात्मक और निर्धारक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जो आत्मनिर्णय के लिए तर्क संगतता और स्वतंत्रता को कम करता है। इसको एक जिस्ट इसका समझ लीजिए कि जो साइकोडायनामिक मॉडल है वो सारी बातें जितनी भी वो करता है वो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में है और इससे क्या होता है, जो और डिटर्मिनिस्टिक मतलब है उसने निर्धारित कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि ये स्टेज है तो इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इस बात को वो करता है। ठीक है, इससे क्या नुकसान हमारा है? इससे नुकसान ये कि जब भी हमें कोई निर्णय लेना हो, कोई फैसला जब लेना होता है तो उसमें हमारे पास स्वतंत्रता, आजादी कम होती है, फ्रीडम कम होता है और हम ज्यादा तर्क नहीं दे पाते। बात ये है, अब इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे मैंने आपको ओरल स्टेज का एग्जांपल दिया था। अब आप कहिए कि कोई व्यक्ति एडल्टहुड में ज्यादा भोजन करता है, ज्यादा खाता है, तो साइकोएनालिटिकल मॉडल ये कहेगा कि ओरल स्टेज में उसका फुलफिलमेंट नहीं हुआ और वो रिग्रेस कर गया वहीं पर, या वहीं पर वो जाकर फिक्स हो गया, ये कहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, उसने निर्धारित कर दिया साइकोडायनामिक मॉडल ने तो कि ऐसा है तो ऐसा ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। फिर क्या होगा, अगर आप साइकोलॉजी आप पढ़ते हो तो आप कहोगे भाई उसका तो बचपन में ऐसी कंडीशन उसके साथ हुई थी, तो फिर क्या होगा कि फिक्स हो गया, नेगेटिविज्म है और इसमें निर्णय लेने में और तर्क करने में या आजादी हमारे पास नहीं होती है। तो ये इसका एक की फीचर। अब इसके एक एक शुरुआत करते हैं। पीपल आर डोमिनेटेड बाय इंस्टिंक्चुअल बायोलॉजिकल ड्राइव्स एंड अनकॉन्शियस डिजायर्स। ये मॉडल ये मानता है कि जो व्यक्ति होता है, जो उसके इंस्टिंक्ट होते हैं, जो जन्मजात, जो उसकी जैविक ड्राइव्स होती हैं, वो और अनकॉन्शियस अचेतन इच्छाएं, उससे व्यक्ति हर समय घिरा रहता है। ये मॉडल ये मानता है। ठीक, आपको ना समझना होगा, ये जानना होगा। स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं कि कई बार आपको लगने लगता है कि आप उन चीजों को ना अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हो। नहीं, अब आप एक साइकोडायनामिक मॉडल पढ़ रहे हो, उसको अपने से लगा के मत देखो या किसी व्यक्ति से लगा के मत देखो। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको कहता हूं आप अपने से जोड़ के देखो तभी समझ में आएगा। लेकिन इसको ये समझो कि हम एक मॉडल पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान में एक ऐसा समय भी आया था, एक मॉडल ऐसा भी आया था जिसने किस तरह से मनोवैज्ञानिक विकारों को एक्सप्लेन किया था। तो इस मॉडल को इस तरह से, इस व्यू में इसको आप जाने। दूसरा की फीचर इसका है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ये मॉडल ये मानता है कि व्यक्ति के अंदर जो मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है, हमारे अंदर जो अग्रेशन है वो, और जो डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़फोड़ करने की जो डेथ इंस्टिंक्ट है उसके कारण से ये विकसित होते हैं। हमारे नेचर में ही ऐसा है जिसके कारण से मनोवैज्ञानिक विकार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। द थर्ड फीचर इज अनकॉन्शियस मोटिव्स हैव डायनामिक रोल इन मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब अचेतन जो मोटिव्स हैं, हमारे अचेतन जो इच्छाएं हैं मन में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण गतिशील भूमिका निभाती हैं मेंटल डिसऑर्डर्स में। गतिशील भूमिका मतलब ये, डायनेमिक रोल का मतलब यहां पर ये है कि एक मेंटल डिसऑर्डर हुआ व्यक्ति को, उसको वो जो आपकी डिजायर्स हैं दे कीप ऑन, मतलब उसको ऑन रखेंगे उस मेंटल डिसऑर्डर को। अर्थात वो मेंटल डिसऑर्डर बना रहेगा जब तक वो आपके चेतन मन में आपकी डिजायर्स रहेंगी
और ईगो के साथ वो नहीं जुड़ेंगी तो क्या होगा, वो आपका मेंटल जो डिसऑर्डर है वो बना रहेगा। इसको बोलते हैं डायनेमिक रोल प्लेड बाय द अनकॉन्शियस मोटिव्स। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। जो हमारी रक्षा युक्तियां हैं, जो मैंने कल आपको बताया था, रिग्रेशन है, रिप्रेशन है, डिनायल है, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। अंगूर खट्टे वाली बात याद रखना, जब व्यक्ति इन डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने लगता है और बहुत ज्यादा उसको बार बार इस्तेमाल करने लगता है, हर चीज से बचने की कोशिश करेगा, हर चीज को अगर वो कोई समस्या, उसका जैसी कोई प्रॉब्लम आती है उसको अपने ही तरीके से समझाने की कोशिश करेगा व्यक्ति से, या उसको डिनाई करने की कोशिश करेगा, ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। मान लिया जाए आपके सामने से गाड़ी आ रही है और आपका आंख बंद कर ले, नहीं 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 आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ऊपर से निकल जाएगी आप, एंड यू विल नो मोर। तो इसी प्रकार से अगर व्यक्ति डिफेंस मैकेनिज्म का बार बार इस्तेमाल करता है तो वो क्या करते हैं, दे कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स। उससे क्या होगा, व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। पांचवा पॉइंट, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन मेल एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए, ये मॉडल ये मानता है कि आज अगर आपका विकास, आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी सही से डेवलप नहीं हो रही है तो उसका कारण क्या है, आपके जो बचपन में जो आपके अनुभव हुए थे वो उसका कारण है। ठीक है, मतलब आपकी आज पर्सनैलिटी में जब डेवलपमेंट आ रहा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देयर इज माल एडजस्टमेंट है या सम मेंटल डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम आपको उत्पन्न हो रही है, तो एनालिटिकल मॉडल मानता है कि आपको ये पता करना है कि बचपन में किस स्टेज में, जो पांचों स्टेज मैंने बताई थी, उन स्टेज में व्यक्ति को परेशानी है किसी न किसी स्टेज में, और उसको ढूंढा जाना चाहिए और उस परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। और ये मॉडल ये भी कहता है कि उस परेशानी को दूर किया जा सकता है फ्री एसोसिएशन टेक्निक से, ड्रीम एनालिसिस के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। The sixth key feature of this model is the sexual factors have important role in mental disorders. जो सेक्सुअल एनर्जी है आपकी, काम संबंधी आपकी जो ऊर्जा होती है, वो भी मानसिक विकार में, उनको डेवलप करने में, उनको मेंटेन रखने में, उनकी शुरुआत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हर स्टेज में व्यक्ति कोई ना कोई एक तरीका ढूंढ लेता है जिसके कारण से वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी, लिबिडो का से संबंधित आनंद उठाता है, प्लेजर उठाता है। ठीक है, अगर उसको उस स्टेज पर वो प्लेजर नहीं मिलता है तो वो समस्या उसको आने वाले समय में, जब उसका संपूर्णता से व्यक्तित्व का विकास होता है, तो उस समय वो कमी उसको वहां पर उसके लिए एक बाधा बनकर आती है और व्यक्तित्व विकास में एक रोड़ा बनती है। और वो थी आपकी सेक्सुअल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट एंड द लास्ट की फीचर ऑफ दिस मॉडल इज repression of traumatic experiences and irrational fears leads to mental disorders. They say psychoanalytical model, psychodynamic model ये कहता है कि जो हमारे दर्द भरे, आघात पहुंचाने वाले अनुभव होते हैं, उनको अगर हम दबाए रखते हैं और जो अतर्क संगत हमारे डर होते हैं, जिसे हम फोबिया कहते हैं, उनको भी अगर हम दबाए रखते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इरेशनल फियर का एग्जांपल देता हूं पहले आपको मैं। इरेशनल फियर जैसे कि बहुत सारे लोगों को कॉकरोच से, छिपकली से, मकड़ी से, केचुए से एक अजीब सा डर लगता है, अजीब सा भय लगता है। तो जैसे कॉकरोच हमें दिखाई देता है तो हमारे मस्तिष्क में दो चीजें दिमाग में आती हैं, या तो चप्पल या झाड़ू, किसी भी तरह से। ठीक है, हालांकि कॉकरोच ने आज तक किसी व्यक्ति का मर्डर नहीं किया है, लेकिन फिर भी उससे हमें इरेशनल फियर्स हैं, उससे हमें फोबिया है। एक तो ये बात मैंने एग्जांपल दे दिया इरेशनल फियर्स का, हाइट से लोगों को डर होता है। फिर होता है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, किसी का कोई ऐसी घटना आपकी घट गई है जिससे आपको गहरा आघात लगा हो, या आपने ऐसी कोई घटना को घटते हुए देख लिया है जो आपको इमोशनली अंदर तक हिला गया है, तो मतलब आप उसको याद करते ही कांप उठते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, अगर उनको आप दबाए रखेंगे, रिप्रेस करते रहेंगे, तो ये थ्योरी कहती है कि व्यक्ति के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप उस आघात को दबाने की कोशिश करेंगे, जितना उसको आप दबाएंगे
वो उतना ही उभर कर सामने आता है। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति को किसी ने ये कह दिया कि गांव के बाहर जो शिव मंदिर है उसमें जो पुजारी रहते हैं, बाबा जो रहते हैं, जो वहां पर हर समय मेडिटेशन में लीन रहते हैं, वो आपको ना भगवान से मिला देंगे। और उस व्यक्ति के दिमाग में बात बैठ गई। तो वो बाबा के पास पहुंचता है और उनके चरण छूकर कहता है, बाबा वो मेडिटेशन में तो इंतजार करता है। जैसे ही वो आंखें खोलते हैं, बाबा मुझे तो भगवान से आप मिलाओ। मैंने कहा भाई आपको ना भगवान से मिलाने कोई रास्ता नहीं है, आप स्वयं को जानो। वो कहता नहीं बाबा आप बताएं। बोला ठीक है कल आ जाना। बाबा उसको टालते रहते हैं, वो नहीं मानता है। तो वो सोचता है यार ये तो परेशान करके रहेगा। मैंने कहा चलिए मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ, वो आप इस्तेमाल कीजिए, मिनटों में भगवान आपसे मिलने आ जाएंगे। एक्चुअली बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आप मेडिटेशन के जो पोज होता है इस तरह पोज करके बैठते हैं, आप ऐसे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, शांत वातावरण में ओम का उच्चारण करते रहिए और मन को एक जगह फिक्स कीजिए। लेकिन एक ध्यान रखना कि आपके दिमाग में बंदर ना आ जाए। बस वो कहा ठीक है। वो चल दिया घर और घर जाकर उसने सब कुछ, जब शांत हो गया माहौल, बैठ गया और ध्यान लगाया उसने, ऐसे करके पूर्ण रूप से ध्यान लगा के बैठ गया वो। लेकिन बार बार वो बात उसके दिमाग में आ रही है कि बंदर ना आ जाए, बंदर ना आ जाए। और बंदर ना आ जाए के चक्कर में दिमाग में उसके बंदर 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 वो करता रहा। और ऐसी स्थिति आ गई कि उसको चारों तरफ बंदर दिखने लगे, कोई कुछ और दिखाई नहीं। वो बार बार कोशिश करे कि मेरे दिमाग में बंदर ना आए, लेकिन बार बार वो चीज आ रही है। क्या वो कर रहा था? उसको रिप्रेस करने की कोशिश कर रहा था उस शब्द को, उस पॉइंट को, क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरे दिमाग में बंदर आ गया तो मैं भगवान से मिल नहीं पाऊंगा। इसलिए वो दिमाग में ना आए, बंदर ना आए, बंदर ना आए। और ना आए ना आए ना आए करते ना गया भूल और बंदर आए आए सब दिखने लगे। तब उसको जाकर एहसास हुआ कि बाबा ने जो कहा था कि ये तो सेल्फ मैनेजमेंट से, आत्म को जानने से ही भगवान हमें मिलते हैं। तब जाके उसने उनसे माफी मांगी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये कहानी आपको ये बताती है रिप्रेशन, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार असामान्यता की ओर बढ़ता है या उसके अंदर मानसिक विकार जन्म ले लेते हैं। ठीक, ये मेरे रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने सारा मटेरियल लिया है। हालांकि कुछ किताबें इसमें चरक संहिता को मैंने नहीं रेफर किया है और असामान्य मनोविज्ञान को मैंने देखा है। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी मॉडर्न लाइफ जेम्स कॉलमैन किताब को मैंने पढ़ा है, उसमें से देख के मैंने सारा मटेरियल लिया है। दोस्तों कल का हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो होगा बिहेवियरल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ठीक, अब आप मुझे ये बताएं कि किसी का कोई अगर प्रश्न है आज के टॉपिक से संबंधित तो अभी मुझसे वो शेयर कर सकता है। अपने आप को अनम्यूट करें एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस एज फार एज टुडेज टॉपिक इज कंसर्न्ड। ओके, बताइए भाई, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी सर। हाँ जी, आस्क मी योर क्वेश्चन। सर जैसे हमें छोटे बच्चों को मतलब बचपन में मतलब उसका अंगूठा छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम सर उनके जो मेंटल डिसऑर्डर में है वो अपने कलम डाल रहे हैं या फिर उनको मतलब मेंटल में हम उनके बाधा बन रहे हैं सर? ये क्या इशू क्या है सर? ये मतलब गांव में ज्यादा रहता है सर शहर की बजाय, तो क्या है सर इसका मतलब रीजन? ऐसा है दीपक, मैंने जैसे बताया आपको, हम एक साइकोडायनेमिक मॉडल पढ़ रहे थे। ये मॉडल, ये जो बातें हैं साइकोलिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी, वो ये कहती है कि उस स्टेज में उसने वो एक्सप्लेन किया है कि बच्चा ऐसी हरकत क्यों करता है, क्यों हर चीज को मुंह में लेता है। उसने इस बात को एक्सप्लेन किया है। तो ये मॉडल कभी भी आपको ये नहीं बताता है कि उसका अंगूठा हम छुड़ाएं या उसको पीने दें। ठीक है, अब बात ये आती है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ मुंह में डालने की कोशिश करता है। अब ये उसके माता पिता को, उसके इन्वायरमेंट, उसकी जरूरतें, अगर उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, अंगूठा मुंह में क्यों लेता है वो, या उसको भूख लगे या कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट, कुछ ना कुछ उसकी जरूरत होती है जिससे वो अंगूठा मुंह में लेता है। और अगर हम उसको बार बार छुड़ाते हैं, देखिए वो फिर मुंह में ले लेता है। तो बजाय हम उसके अंगूठा छुड़ाने के, हमें उसको ये समझना होगा, बच्चे के बारे में ये जानना होगा कि उसकी क्या जरूरत रह गई ऐसी। कई बार जब उसके मुंह में दांत आते हैं
तो उस समय जो मसूड़ों के अंदर जो फुलावट होती है उसके कारण से भी व्यक्ति बच्चे के अंदर एक कुछ चबाने की ऐसे किसी करने की उसके अंदर इच्छा होती है अंगूठे को। और क्योंकि सभी उंगलियों से अंगूठे को लेना बहुत आसान होता है एनाटोमिकली, क्योंकि इसे ऐसे सीधा कर देता है, इस उंगली को मुंह लेने के लिए हाथ तो ऐसे करना पड़े, इनको ऐसे करना पड़े तो हाथ की शेप बदल जाएगी, वो ज्यादा देर तक हम ऐसे होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये नेचुरल शेप में रहता है इसलिए उसको आसानी से इसको अंगूठे में ले सकते हैं, अंगूठा इसलिए मुंह में लिया जाता है। तो हमें ये जानना है, जैसे आपका प्रश्न का जो संबंध है कि उस बच्चे की क्या कमी है, क्या जरूरत है। अगर वो एक्सेसिव है कि कई बार बच्चे इतना अंगूठा मुंह में चूसने लग जाते हैं कि अंगूठा पतला होने लगता है, तो कुछ ना कुछ कहीं पर उसकी बायोलॉजिकल जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है। अगर हम उसकी बायोलॉजिकल जरूरतें पूरी कर दें तो बच्चा अंगूठा लेना अपने आप छोड़ देगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि गांव में ज्यादा होता है, ये शहरों में भी उतना ही होता है जितना गांव में होता है, क्योंकि इसका घटना का संबंध किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। कोई और प्रश्न भाई? जहां तक साइकोडायनेमिक मॉडल की बात है, इससे संबंधित किसी बच्चे का कोई अगर प्रश्न है तो ठीक, नहीं तो फिर हम तैयारी करते हैं अगली क्लास की। आई एम सेटिस्फाइड कि भाई आपको बात समझ में आ गई होगी। हालांकि इसकी वीडियो है, ये भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी जल्दी ही। और चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।